हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आज के दिन में हमारा जो मार्केट है वो काफी ज्यादा गिरा और ये लोगों को क्रैश लग रहा है। और ये बेसिकली देखा जाए तो मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट हो गया है अपने हॉल टाइम से, और वो भी एकदम फास्ट, मतलब सीवियर हुआ है। तो ये कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है। इसके पीछे का कारण क्या है, ये क्यों गिरा और हमें आगे चल के क्या करना चाहिए, इन सब चीजों को मैं डिटेल में आज डिस्कस करने वाला हूं। और साथ ही साथ प्री मार्केट का वीडियो है तो कल भी क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और आगे चल के कैसे आपको पोजीशंस बनानी चाहिए, क्या मार्केट पे अपना व्यू रखना चाहिए, उसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और मैं काफी डिटेल देने वाला हूं, इन डिटेल आपको नॉलेज भी मिल जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, और आप जो है कि अपना व्यू बना सकोगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट गिरा कितना, तो अगर हम देखें तो हमारा मार्केट जो है यहाँ पे अंडरस्टैंड करूं अगर मैं, तो टॉप अगर मैं यहाँ से देखूं, मैं जस्ट रफली एक आइडिया ले रहा हूं। हमारी जो निफ्टी अब लगभग लगभग 1100 पॉइंट गिरी है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पहले से ही अंडर परफॉर्म कर रही थी मार्केट को, और वो भी बहुत अच्छी गिरी हुई है। अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो बैंक निफ्टी जो हमारी है वो भी ऑल टाइम हाई से अपने देखें तो वहां से भी लगभग लगभग ये 3400-3500 पॉइंट का फॉल यहाँ पे देखने को मिला है। और ये सिर्फ हमारे मार्केट में नहीं हुआ है, ये दुनिया भर के मार्केट में हुआ है। ओके, अगर हम दुनिया भर के मार्केट में जैसे कि डाउ जोन्स को देखें तो डाउ जोन्स भी अच्छा खासा क्रैश हुआ है। और अगर हम नेस्डेक को देखें, नेस्डेक भी हमारा अच्छा खासा क्रैश हुआ है। ओके, नेस्डेक देखें तो नेस्डेक भी अच्छा खासा यहाँ पे जो है कि गिरा हुआ है। नेस्डेक तो काफी पहले से गिरा है, मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा था। ये आज के दिन में यहाँ पे थोड़ी बाइंग हो रही है, मुझे लगता है कि ये जो मार्केट चालू हुआ है तो इसमें थोड़ी सी सपोर्ट पे बाइंग आ रही है, दैट इज ओके। बट ये गिरा हुआ अच्छा खासा। और अगर हम जापानीज मार्केट को देखें, जापानीज का अगर हम निक्केई देखें, जैसे कि यहाँ पे निक्केई का 250 देख लेते हैं। निक्केई अगर हम देखें, निक्केई देखें, इसमें बहुत ज्यादा सेलिंग आई, मतलब ये आई थिंक कोरोना से भी बड़ी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है। इसके पीछे के कारण क्या है मैं सब बताने वाला हूँ। तो अगर एक बात समझे तो ग्लोबल लेवल पे सेलिंग हो रही है, ये बात पहली बात समझ लीजिए। आप अकेले नहीं हो कि जो आप गिर रहे हो, तो रोना धोना जो है वो थोड़ा कम बचाओ। आप कम गिर रहे हो इस बात की खुशी मनाओ। ओके, मतलब दुनिया भर के मार्केट में आपने देखा कि मैंने डॉ जोन्स का चार्ट दिखा है, वो कितना गिरा है, नेस्डेक कितना गिरा है, जापान कितना गिरा है। उन सब के मुकाबले आप कम गिरे हो, ये बात की खुशी मनाओ। और इसके फंडामेंटल कारण भी है, मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक बेसिक चीज ये है कि भैया पूरे मार्केट में सेलिंग हो रही है। अब हमारे मार्केट में जो सेलिंग हुई या फिर ये जो सेलिंग आई है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे हैं जो आपको मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके लिए, और यहाँ पे हम चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, और आराम से समझना। और उसके पहले मैं एक जानकारी दे दूं। देखो, आप सोचोगे सर जी ये सब तो हमें नहीं पता है, ये सब हम कैसे समझेंगे, दुनिया भर के मार्केट में क्या हो रहा है। तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है बहुत दिनों पहले। अगर आप ये वीडियो देखेंगे, ग्लोबल सेंटीमेंट क्या होता है, दुनिया भर के मार्केट्स का क्या असर होता है, और अगर आप ये वीडियो आपने देखा होगा लगभग 2 साल पहले, तो आपको पता होगा कि किन किन चीजों का असर होता है। तो अभी नहीं देखा है तो जा करके ये वीडियो जरूर देखना, सर्च करना ग्लोबल चैनल पे आकर के, और यहाँ पे ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। क्यों? क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि दुनिया भर के मार्केट का असर, दुनिया भर की चीजों का असर हमारे मार्केट पे क्या होता है। ओके, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे उतना डिटेल में डिस्कस करूंगा नहीं, मैं तो सिर्फ जानकारी देने वाला हूँ। बाकी डिटेल में समझना है तो आप इसको जरूर देखिए। अब आते हैं कारण पे। तो देखो, बहुत से कारण है मार्केट में, मार्केट के सेल ऑफ का मतलब। अब उसके पीछे जो सबसे बड़ा मुझे कारण दिखाई दे रहा है वो ही है, अच्छा ये लॉजिकल भी है। अगर बाकी चीजों का देखें तो ये सब चीजें होती रहती हैं और इसका उतना ज्यादा असर नहीं होता, बट यहाँ पे जो चीजें हैं वो ये वाला लॉजिकल है। तो पहला कारण है जापानीज येन कैरी ट्रेड एंड मार्जिन सेल ऑफ। तो मार्जिन कॉल सेल ऑफ, अब ये क्या है भैया, इसको मैं एक अलग सीट में आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ इसके लिए। ओके, तो तब तक इसको जो है कि समझ लो कि ये एक रीजन है। अब ये क्या है मैं इसको बताने वाला हूँ। सो जापानीज येन जो है इसमें सेल ऑफ आया, मतलब बेसिकली ये बढ़ा है, जापान की जो करेंसी है वो इंक्रीज हुई है, और उसकी वजह से जो सेलिंग आई, अच्छा क्या आई मैं उसको अभी बताता हूँ, आप रुक जाओ यहाँ पे। अभी हम दूसरी बातों पर ध्यान देते हैं। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट है, यूएस का जॉब डेटा। देखो, जॉब डेटा मतलब क्या होता है, मतलब बाहर वहां पे अमेरिका में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है उसका डेटा निकल के आता है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ओके, तो इस बार जो डेटा निकल गया है, मतलब कि वहां पे कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, मतलब उनके पास नौकरियां नहीं है। वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ भी काफी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, बट हमारे पास ऐसा कोई डेटा वेटा नहीं होता। यूएस के पास अपना डेटा होता है जिसको हम जॉबलेस क्लेम डेटा बोलते हैं। ओके, तो जॉबलेस क्लेम डेटा निकल के आता है हर महीने
इस बार जो है वो बहुत ज्यादा निकल के आ गया। उसकी उम्मीद थी 4.1 के आसपास रहेगा, मतलब थी, और थोड़ा सा उम्मीद थी, लेकिन इस बार 4.3 आ गया। आप बोलोगे सर जी पॉइंट में 2 यानी 20 बेसिस पॉइंट से क्या असर पड़ जाएगा? देखो भैया, अमेरिका में ना आबादी कम है और वहां पे लोगों की जो इनकम है परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से वो अलग ही रहती है, तो यहाँ पे ये नंबर भी बहुत ज्यादा सेंटिमेंट इफेक्ट करता है। और इसके पीछे का एक लॉजिक है, मैं बताने वाला हूँ अभी। ओके, एक सैम इंडिकेटर है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा और ये आपको शायद नया सीखने को मिलेगा, तो वो जरूर देखिएगा। तो सिंपली इसमें क्या हुआ कि ये जो डेटा है ना, ये भी इंपैक्ट कर गया। अब देखो एक बात समझो, अगर सेलिंग करनी होगी ना तो उनको कोई ना कोई डेटा मिल ही जाएगा। मैं इसके ऊपर भी आने वाला हूँ, आपको थोड़ा साइकोलॉजिकली बूस्ट करूंगा, आपका ब्रेन वॉश करूंगा, आपकी खोपड़िया को जरा मैं धोऊंगा। ओके, बट आगे बढ़ते हैं। तो यूएस का रिसेशन डेटा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई। अब यूएस का प्रोबेबिलिटी क्या हुई, देखो वहां पे अमेरिका में रिसेशन आने वाला है। अब बोलोगे सर जी यूएस की बात कर रहे हो, हम भारत की बात कर रहे हैं। देखो भैया, यूएस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसका उसमें होने वाली चीजों का असर दुनिया भर के मार्केट में पड़ता है। तो ये चीज समझना जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो वीडियो देखो ताकि आपको समझ में आए। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट डेटा है, मतलब पॉइंट है, कंफ्यूजन मतलब मार्केट के लिए एक प्रॉब्लम है, वो था यूएस का रिसेशन की प्रोबेबिलिटी। पहले प्रोबेबिलिटी थी कि 15%, मतलब 15% की प्रोबेबिलिटी थी कि यूएस में डेटा जो है कि दिखने के बाद की पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं 15% का, वहां पे बेसिकली रिसेशन आ सकता है। मतलब 15% प्रोबेबिलिटी थी कि रिसेशन आ सकता है, बट इस बार वो प्रोबेबिलिटी बढ़ के 25% हो गई। मतलब कि अब जो है वो 25% की प्रोबेबिलिटी है कि यूएस में रिसेशन आ सकता है। और जब यूएस में रिसेशन आएगा तो इसका असर पूरी दुनिया भर में होता है, ये बात अंडरस्टैंड आप कर लीजिए। अगला यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, इसके बारे में तो मैं आपसे हमेशा बात करता हूं। प्लस गोल्ड सेफ हेवन बाइंग, सेफ हेवन मतलब यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, और मतलब वहां के बॉन्ड्स और गोल्ड, ये सब क्या होते हैं, सेफ हेवन माने जाते हैं। तो सेफ हेवन की बाइंग हो रही है इसकी वजह से। अब आप बोलोगे सर जी गोल्ड का चार्ट तो गिरा हुआ है, वो गिरा हुआ है, लेकिन देखना कुछ दिनों बाद कैसे भाग जाएगा, और मैंने आपको बताया था कि खरीद लो। तो गोल्ड में बाइंग हो रही है। और यूएस के 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड, अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं यूएस के 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड का, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं चार्ट। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, यूएस 10, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए आप, यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 1.4 पे पहुंच चुका है। आज थोड़ा सा करेक्ट हुआ, तो हो सकता है अगर नीचे चला जाएगा तो अच्छी बात है, बट अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ से ये अच्छा खासा करेक्ट होकर के ऊपर जा रहा है। और मैंने आपको यहाँ पे वीडियो बना करके बताया था कि ये अभी बुलिश होने का ट्राई कर रहा है, अगर ये बुलिश हो गया तो मार्केट के लिए हमारे खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो है आपका यहाँ पे बेसिकली ऊपर जा रहा है। अब ये क्या है इसके बारे में मैंने आपको कहा ना कि ये वीडियो आप देखोगे समझ में आ जाएगा। अब हम आगे अगर देखें, अगली चीज पे ध्यान दें, तो जो अगली चीज है मार्केट को गिराने की, वो है आपकी पीएमआई, यानी जो वहां का प्रोड्यूसर्स मैनेजर्स जो डेटा है, इंडेक्स है, वो बहुत ही खराब आया। मतलब अमेरिका में अब ये क्या है, अमेरिका में कितने प्रोडक्शंस हो रहे हैं, ये मतलब बेसिकली जो भी कंपनीज है उनका डेटा निकल के आता है। तो ये डेटा 51.6 से निकल घट करके 49.6 आ गया। मतलब कि वहां पे जो प्रोड्यूसी, मतलब यहाँ पे हम एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कंपनीज है उनका प्रोडक्शन जो है वो कम है, मतलब नीचे गिर गया। तो ये भी एक तरीके से इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। ओके, तो वहां के पीएमआई के डेटा प्लस उसके बाद यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, मतलब कि यहाँ पे भी पैसे अच्छे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज आप समझो कि जो पब्लिक है, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो यहाँ से पैसा निकाल करके यूएस के 10 ईयर बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, तो वहां पे उनको रिटर्न मिलने वाला है। प्लस रिसेशंस और डेटा और जापान का ये तो इशू है ही। तो इन सब की वजह से मार्केट आपका जो है कि गिरा हुआ। इसमें एक और आग में घी डालने का काम किया बफेट जी का है। वॉरेन बफेट आप सबको पता है, बहुत ही फेमस इन्वेस्टर हैं और आप लोग भी उनको बहुत फॉलो करते हो। इनसे दो चीजें सीखो। पहली बात तो ये, इन्होंने अपना 50% स्टेक जो है एप्पल में से कम कर दिया। मतलब एप्पल के पास जो इनका स्टेक है उसमें से 50% स्टेक उन्होंने अपना बेच दिया। क्यों बेच दिया? उनको लगता है कि अब जो है कि ये उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे। तो पहली लर्निंग उनसे ये लो कि ये भी बेचना जानते हैं। इनको भी जब लगता है कि मार्केट नहीं बढ़ सकता या फिर अब मुझे इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये बेच देते हैं। और अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये $2.77 बिलियन कैश पे बैठे हुए हैं। अगर हम इंडियन डॉलर टर्म में देखें तो 22 लाख करोड़ के हिसाब से लगभग ये बैठे हुए हैं कैश में। मतलब इनके पास अब कैश रख लिया है, ये बाद में देखेंगे तो बाई करेंगे। वैसे भी ये कैश पे ही रहते हैं, मैं इस बात को जरा बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ। ओके, बट चूंकि दुनिया भर के लोग हैं, वो इनको सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, इस वजह से वो वहां पे इशू उत्पन्न हुआ।
ये क्या है कि उन्होंने 50% स्टेक अपना एप्पल का बेच दिया और ये न्यूज़ जब मार्केट में आई तो इसकी वजह से भी लोगों को लगा कि जब वॉरेन बफेट बेच रहे हैं तो हम कौन है भैया, हम भी बेच देते हैं। ये इस वजह से यहाँ पे देखने को मिला। प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन का मतलब है ईरान का जो इशू चल रहा है उसकी वजह से। अब ईरान का इशू से क्या होगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो दुनिया भर की मार्केट में तकलीफें आएंगी इसकी वजह से। लेकिन क्रूड ऑयल तो गिर रहा है, तो देखो क्या हो रहा है कि ईरान का जो इशू है वो तो है ही, अगर उनके साथ साथ जो गल्फ कंट्रीज हैं उसको मतलब वो सब भी सपोर्ट करेंगे तो फिर क्रूड ऑयल बढ़ जाएगा। लेकिन अभी के हिसाब से क्या समझ में आ रहा है कि ईरान अभी अकेला है, इसको ये जो गल्फ कंट्रीज हैं जो कि एक तरीके से क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं वो अभी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और प्लस दुनिया भर में डिमांड नहीं है। डिमांड का मतलब ये है कि अगर यूएस में रिसेशन आ रहा है तो डिमांड वहीं से निकल के आती है और वहां पे डिमांड नहीं है तो जो आपका क्रूड ऑयल है वो उतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं। लेकिन अब ये इम्पैक्ट कर सकता है आगे चल के अगर गल्फ कंट्रीज, अब देखो इसमें क्या होगा, अगर गल्फ कंट्रीज सपोर्ट करेंगी ईरान को तो फिर से क्रूड ऑयल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगी तो फिर क्रूड ऑयल नीचे ही रहेगा, बिकॉज डिमांड तो वैसे भी नहीं है। इसके साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग, जैसे कि बफेट जी ने प्रॉफिट बुकिंग करी, आप भी प्रॉफिट बुकिंग करो। और ये प्रॉफिट बुकिंग हुई बड़े लोगों के द्वारा, इसी वजह से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। और यही चीज मैंने आपको बताई थी जुलाई स्टार्टिंग में। जुलाई स्टार्टिंग मैंने बताई थी कि प्रॉफिट बुक करना शुरू करो, बट आप लोग निफ्टी को ऊपर जाता हुआ देख करके 25,000 का मार्केट देख करके आप खुश हो रहे थे, बिंदास खरीद कर रहे थे। और आप लोगों को ये नहीं पता है कि ऐसी चीजें जब आती हैं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, सीधे सीधे गले में हड्डी अटक जाती है, क्योंकि अगले दिन गैप डाउन ओपन होता है। तो इसीलिए जब ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुक करना सीखो। और ये मैंने आपको जुलाई की स्टार्टिंग में ही बताया था, इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो करेंसी मतलब येन करेंसी का कैरी ट्रेड है, ये क्या है आप लोगों को नहीं पता होगा, इसको समझते हैं। देखिए, वैसे अगर मैं आपसे एक एग्जांपल दूं कि भाई अगर मुझे कोई 1 लाख रुपए फ्री में दे रहा है, ओके, मैं उस पे मुझे उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, मतलब उसको कोई पैसा वैसा नहीं देना है, 1 लाख रुपए ही खाली वापस कर देने हैं बाद में, तो वही लाख रुपए मैं दूसरी जगह पे डाल करके उसमें 5% या 10% का रिटर्न बना लूंगा, फिर 1 लाख रुपए उसको वापस कर दूंगा। ये एक स्टोरी बनी है। ओके, अब यहाँ पे भी यही चीज हुआ। जो हमारा पहली बात तो ये करेंसी कैरी ट्रेड क्या होता है इसको समझो। स्टॉक यानी दुनिया भर के स्टॉक्स यानी स्टॉक्स या फिर दूसरे असेट को खरीदना जापान की करेंसी का इस्तेमाल करके लिवरेज पे, वो होता है कैरी ट्रेड, यहाँ तक येन कैरी ट्रेड। अब ये क्या है इसको डिटेल में समझते हैं। देखो सिंपली क्या होता है कि जो जापान है वहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलमोस्ट जीरो है। मतलब वहां पे आप अगर लोन लोगे तो लोन के लिए आपको वहां पे इंटरेस्ट नहीं चुकाना है, मतलब ब्याज नहीं देना है, सिर्फ आपको जितने का लोन लिया है वही दे दोगे, काम हो जाएगा। ओके, तो जापान में इंटरेस्ट रेट एकदम जीरो है। तो दुनिया भर के जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं या फिर हेज फंड वाले हैं, उन सब ने क्या किया, या फिर जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन सब ने क्या किया, येन में मतलब येन को जो है कि येन में लोन लेना शुरू किया, मतलब जापान से लोन लेना शुरू किया। और लोन ले करके दुनिया भर के मार्केट, भारत, अमेरिका, जापान, खुद का जापान का ही मार्केट, वहां पे उन सब में इन्वेस्ट करना शुरू किया। और इन्वेस्ट करना शुरू किया जब धड़ाधड़ शुरू कर दिया, इसके साथ साथ लिवरेज पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मतलब दूसरे का पैसा था, ब्याज तो देना नहीं था, तो बिंदास लेकर के धड़ाधड़ लिवरेज पे मतलब 5 गुना 10 गुना पे पोजीशन बना करके मतलब स्टॉक्स में खरीदने लगे। और इसी वजह से मार्केट में तेजी आई दुनिया भर में, आपको पता भी है। तो ये तो चल रहा था, अच्छी बात थी। लेकिन बीच में क्या हुआ, अब सिंपल फंडा समझ में आ गया ना, कि येन को मतलब येन की करेंसी में लोन लेकर के जापान से लोन लेगा तो जापान येन में ही लोन देगा, भाई जापान की जो करेंसी है उसी में लोन देगा ना। तो जापान से लोन लेकर के दुनिया भर के मार्केट में और खुद जापान में इन्वेस्ट करने लगे। ओके, लेकिन बीच में क्या हुआ, बीच में हुआ ये कि जो जापान की बैंक ऑफ जापान है, ओके, बैंक ऑफ जापान है, उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, कितने पे, 0.25%। आप बोलोगे अरे सर मात्र 25 पैसा, यस 25 पैसे ही, मतलब अगर हमारे यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मतलब लगभग 7.5 है या फिर 7.6 है, उसके सामने यहाँ पे देखो मात्र 25 पैसा है, मतलब 0.25। ये भी जापान के लिए जो है कि बहुत बड़ी बात है। अब चूंकि 0.5%, 0.25% ही है, लेकिन अगर जो बड़ी बड़ी फंड वाले जिन्होंने पैसा लिया है वो भी लिवरेज पे लिया है, उनके लिए तो फिर ये मैटर बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो इसकी वजह से जो येन है वो बढ़ने लगा। येन का मतलब जो अपनी वैल्यू थी, येन मतलब जो करेंसी थी येन जापान की, वो इंक्रीज होने लगी। और जब वो इंक्रीज होने लगी तो क्या हुआ, जो बड़े लोगों ने फंड
ले करके बेचा, मतलब फंड ले करके उन्होंने जो है बेसिकली खरीदा था दुनिया भर के मार्केट को, उनको भी येन खरीदने पड़ रहा है, बिकॉज ये इनकी जरूरत, इनको लॉस होगा यहाँ पे, तो येन उनको खरीदना पड़ रहा है। और जब येन खरीदना पड़ रहा है तो उनके पास तो पैसे है नहीं, तो क्या करेंगे, जो उन्होंने माल खरीदा है, यानी शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, या फिर दूसरी करेंसी में इन्वेस्ट किया है, उसको बेच करके येन खरीदेंगे ताकि उनका लॉस रिकवर हो सके। समझ रहे हैं, सिंपल फंडा समझ आ रहा है। फिर से बताता हूं, येन में उन्होंने पैसा लिया, मार्केट में दुनिया भर के इन्वेस्ट किया, येन बढ़ने लगा तो पैसे लौटाने पड़ेंगे, और जब लौटाने पड़ेंगे तो उसमें लॉस हो रहा है। बेसिकली लॉस मतलब कहां पे, ये येन में लॉस हो रहा है, बिकॉज येन लिया था, अब अगर लिया है आपसे 10 पैसे में और आपको बाद में मुझे 25 पैसे लौटाना होगा, तो ये 15 पैसे का तो मेरे लिए लॉस हो गया ना, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब इस लॉस को रिकवर करने के लिए इनको येन खरीदना पड़ रहा है, और येन खरीदने के लिए पैसे तो है नहीं, तो पैसे कहां से आएंगे, यही माल जो लिया उसको बेचेंगे। समझ गए। जैसे आप ब्रोकर से लिमिट लेते हो, और लिमिट लेकर के जब आपका लॉस होने लगता है तो ब्रोकर को आपको पैसे देने होते हैं, तो आप अपने शेयर बेच देते हो, यही तो हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो जापान की करेंसी येन में मस्त उठा करके पैसा लिया, दुनिया भर के मार्केट में पैसा लगाया, और जब येन बढ़ने लगा तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए येन बाई करना पड़ रहा है, और येन बाई करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसे लेने के लिए, पैसे लाने के लिए वो लोग अपने दुनिया भर में जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उसको बेच रहे हैं, और जब बेचना चालू हुआ तो मार्केट में क्रैश या करेक्शन या फिर जो भी आप बोलो वो चालू हो गया। ओके, तो ये पूरी स्टोरी थी। अब इंडिया में क्या हो सकता है, तो देखो इंडिया में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है लगभग 2 लाख के करोड़ के आसपास हुई है येन में, उसमें से 10 से 15 हजार करोड़ का ही सिर्फ येन का करेंसी है, मतलब वो जो कैरी ट्रेड वाले हैं वो, तो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे इंडिया में असर नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। ओके, तो ये येन कैरी ट्रेड जो था, इसकी वजह से मार्केट में, मतलब दुनिया भर के मार्केट में सेल ऑफ हुआ, बिकॉज वहां से बेचेंगे तभी पैसा फ्री होगा, और जब पैसा फ्री होगा तो येन खरीदेंगे या फिर पेमेंट चुकाएंगे। ओके, तो ये इशू था दुनिया भर में जो मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला। अब हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये समझो, निफ्टी के चार्ट को देखो। अब निफ्टी के चार्ट को देखने के बाद आप यहाँ पे ये समझो कि हमारे मार्केट को कितना असर होगा। पहली बात, हम गिरे कम गिरे हैं, तो हम अभी भी स्ट्रांग हैं। दूसरी चीज, हमारे यहाँ का जो इकोनॉमी है, हमारे यहाँ की जो कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं वो अच्छी हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाई वैल्यूएशन जरूर थी, बहुत से स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे, 100 के मल्टीपल में ट्रेड कर रहे थे। मैंने आपको मना किया था यहाँ पे कि आप जो है कि बेच दो, अपनी प्रॉफिट बुक कर लो, बट आप लोग नहीं सुने। कोई बात नहीं, अब रोगे तो इसको आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब जो हमारी मार्केट्स हैं वहां पे बहुत से स्टॉक जो है आपके हाई वैल्यूएशन पे थे और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, तो उनमें बेचने को सेलिंग देखने को मिली, और यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर हम आगे देखें कि क्या हो सकता है, तो हमारे यहाँ के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, और ये जो इशू है जापान का, येन का है, तो मतलब मुझे लगता है कि जो फॉरेन फंड है, अगर वो एक बार निकल जाएगा तो हमारे यहाँ के जो मतलब घरेलू फंड है, मतलब जो हमारे DIIs हैं और आप सबका म्यूचुअल फंड का पैसा है, वो फिर से आना मार्केट में शुरू हो जाएगा, तो वो एक तरीके से सपोर्ट देगा। ओके, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दो, इतने जल्दी ये रुकने वाला नहीं है, ये थोड़ा और गिरेगा, ये बात समझो। क्यों? क्योंकि कितना पैसा उनको चाहिए, कितना वो बेचेंगे, ये अभी क्लियर नहीं है, और हमारे यहाँ के जो DIIs हैं वो अभी तुरंत इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी तो माल सस्ते में खरीदना है, तो वो भी चाहेंगे कि नीचे आने दो फिर हम खरीदेंगे। समझ गए, ये बात समझो। हालांकि आज के दिन का जो बाइंग है लगभग 9100 समथिंग करोड़ का बाइंग है DIIs का, और 10,000 करोड़ का समथिंग का सेलिंग है, उसके सामने इन्होंने बाइंग करा हुआ है, लेकिन ये इतना जल्दी सपोर्ट नहीं करने वाले जो हमारे यहाँ के DIIs हैं, ये बात ध्यान दो। ये भी चाहेंगे कि प्राइस नीचे आए ताकि ये भी सस्ता माल खरीद सके। आप बेचोगे तभी तो वो खरीदेंगे, बात समझ रहे हो कि नहीं? आप जब बेचोगे तभी वो खरीदेंगे, वो माल खरीदेंगे तो फिर से ऊपर जाएगा, तो यही अभी प्लान हो रहा है उनका, ये बात समझ लीजिए। तो इतने जल्दी ये रुकने वाला नहीं है, लेकिन करना क्या है इसको समझ लो। तो अभी और ज्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब आपको करना क्या है, जो शॉर्ट टर्म के ट्रेड है वहां पे प्रॉफिट बुक कर लो, अगर हो रहा है तो, लॉस हो रहा है तो उसको काट दो, फिर से मौका मिलेगा, फिर से आप खरीदोगे, ये बात अंडरस्टैंड कर लो। जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं मैं आपको ये बता दूं कि कहां पे आपको इन्वेस्ट करना है। तो देखो, पहला लेवल जो है इन्वेस्टमेंट का वो है ये वाला 20,200 के आसपास जो निकल के आ रहा है लेवल, यहाँ पे 20,200 के आसपास अगर निफ्टी आ जाती है तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फुल करना शुरू कर दो। अब बोलो, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे गिर जाएगी, मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आएगी तो इन्वेस्टमेंट करना है, बात खत्म। समझ गए? कुछ सोचना नहीं है, खरीद लेना है, बिल्कुल खरीद लेना है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग नहीं खरीद पाए हैं वो अभी बैठे रहें,
यहाँ पे आने पे खरीद सकते हैं, यहाँ पे आएगा तो पक्का खरीदना, ये बात अंडरस्टैंड कर लो। अब हम देखें तो यहाँ पे आ सकता है कि नहीं, देखो आने को आ भी सकता है, नहीं आएगा तो नहीं भी आ सकता है। मैं कहाँ से बाइंग शुरू करूंगा उसको आपको बता देता हूँ। तो मैं बाइंग शुरू करूंगा यहाँ से, मतलब अगर मेरे पास 21,800 का लेवल है, वो अगर आ जाएगा तो मैं यहाँ पे 25% इन्वेस्ट कर दूंगा, उसके बाद यहाँ पे 50% इन्वेस्ट कर दूंगा, और अगर नीचे गया तो और कर दूंगा, नहीं तो फिर ये ऊपर जब जाने लगेगा तो अगेन फिर मैं करना शुरू करूंगा, बिकॉज पिरामिडिंग करते हैं। तो ये मेरा प्लान है। मैं अभी भी आपको बता दूं, मैं वैसे भी फ्री हूं, मतलब मेरे कैपिटल का जो टोटल कैपिटल है उसका लगभग 15% ही इन्वेस्टमेंट है मेरा, मतलब बाकी का मेरे पास जो 85% है वो फ्री है। समझ लो मेरी कैपिटल का मेरे पास 85% कैश है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। मैं जब आपको बताता हूं तो मैं उस टाइम पे वो भी काम कर रहा होता हूं, इसलिए आपको बताता हूं। मैं बेच बाच करके प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, फिर बाद में नीचे गिरेगा तो मैं खरीदूंगा, कोई टेंशन नहीं है मुझे। बीच में जो 15% की होल्डिंग है, मतलब टोटल कैपिटल का, वो ऐसे स्टॉक है जो गिरेंगे तो और खरीद लूंगा, मुझे उनमें टेंशन नहीं है, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म में मैं फ्री हो गया हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बल्कि मैं मजे ले रहा हूं, और नीचे आएगा तो खरीदूंगा, बात खत्म। ओके। और मैं हमेशा से ही आपको बताता हूँ, यहाँ पे बताया था, यहाँ पे बताया था, और यहाँ पे भी बताया था आपको खरीदने के लिए, तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लो। तो अब सीधे सीधे लेवल याद रखो कि करना क्या है। इसके बीच में शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते रहो, स्टॉक दिखे तो वहां पे स्विंग ट्रेडिंग करते रहो, तब तक कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। समझ गए? तो जब तक ये लेवल नहीं आता 21,800 का, तब तक फुल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर देनी है। जब यहाँ पे आएगा तो फुल से मतलब एकदम हो जाना है, इन्वेस्टमेंट कर देनी है। उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते रहना है, स्विंग ट्रेड करते रहना है, स्टॉप लॉस के साथ काम करते रहना है। हाई वैल्यूएशन स्टॉक में मत जाओ, क्योंकि वो गिरेंगे तो ज्यादा तेजी से गिरेंगे, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो ये प्लानिंग है कि आगे आपको कैसे काम करना है। और एक बात बता दूं, ये आज की प्लानिंग नहीं है, ये मैंने आपको पूरे 2024 का जब बनाया था वीडियो, 2023 में, उसी टाइम पे मैंने बताया था कि मार्केट आपका बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। ये मत सोचो कि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा, हालांकि बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल भी चुका है। इस मामले में मैं थोड़ा गलत हो चुका हूं, लेकिन मैं अभी भी वहीं पे सही हूं कि मार्केट आपका बहुत ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है। तो अगर यहाँ पे शुरू होकर के कुछ दिनों बाद यहीं पे आ जाता तो क्या मिला रिटर्न? कुछ नहीं। तो ये बात अंडरस्टैंड कर लो। तो जो बातें हैं वो सही हो रही हैं, होंगी भी, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है, फुल इन्वेस्टमेंट यहां से स्टार्ट कर देना है। और मैं बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पे मैं अपडेट देता रहता हूं। ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि कल प्री मार्केट में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो प्री मार्केट में ट्रेड करने से पहले मैं आपको बता दूं एक और डेटा, जो मैंने आपसे कहा था कि मार्केट के गिरने का पीछे का कारण क्या था। तो ये देखिए, एक तरीके से सैम इंडिकेटर है। ओके, सैम इंडिकेटर है, SAHM। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये है ना, ये मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। हालांकि यहाँ पे एक अच्छा खासा दिख गया था ट्रेंड, बट आगे चल के देखेंगे क्या है। तो ये जो है, एक तरीके से जो अमेरिका के जो जॉबलेस क्लेम है, वो 3 महीने का एवरेज ले लीजिए और पिछले 12 मंथ का लोवेस्ट, तो लोवेस्ट पॉइंट निकाल लो और 3 मंथ का एवरेज पॉइंट निकाल लो। अगर 3 मंथ का एवरेज लोवेस्ट पॉइंट से 50%, सॉरी हाँ, लगभग 50% उससे बढ़ गया, मतलब 0.5% से बढ़ गया या फिर उससे ज्यादा बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि रिसेशन आने वाला है। मैं इसके ऊपर किसी दिन बहुत अच्छे से वीडियो बना दूंगा, बट यहाँ पे एक डिटेल में आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो था लगभग 0.1% था जुलाई 2023 में, उसके बाद ये हुआ 0.33, अब जाकर के ये हो गया है 0.53, जो कि जुलाई का डेटा निकल के आया है। तो मतलब जुलाई में ये 0.53 हो गया। पहले भी ये बढ़ ही रहा था, यहाँ पे देखिए अगर हम, तो ये एक तरीके से यही इंडिकेटर है। मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दो, बट आप लोग सुनते हो नहीं। अब यहाँ पे देखें तो ये बहुत ज्यादा बढ़ करके 0.5 हो गया, जो इसका एक बेंचमार्क है कि अगर 0.5 के ऊपर चला जाता है तो वहां पे ये रिसेशन आने की पॉसिबिलिटी रहती है अमेरिका में, और अमेरिका में रिसेशन आएगा तो दुनिया भर में रिसेशन आने की उम्मीद रहती है। ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो ये ऊपर चला गया, यहाँ पे देखिए 0.53 हो गया है अभी। इसकी वजह से जो है कि रिसेशन की उम्मीद है, और इसी वजह से जो वहाँ पे बेसिकली 15% की प्रोबेबिलिटी थी रिसेशन की, वो 25% बढ़ गई। तो ये एक तरीके से यहाँ पे इशू उत्पन्न हो रहा है। अब अगर हम इसको देखें ओवरऑल कि ये कितना सही बैठता है, तो अगर हम टोटल देखें तो इसके फुल फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना एक्यूरेट रहता है। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की जो स्ट्रेंथ है, ये आप समझिए। अगर हम बात करें 1990 यहाँ से, तो ये देखिए 1991, अब ये देखो ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये ब्लैक लाइन उसी का 0.5 का एक तरीके से रूल है। तो इसके ऊपर अगर निकलेगी तो रिसेशन आने की उम्मीद रहती है, और अगर रिसेशन आएगा तो मार्केट गिरेंगे, ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए।
अब यहाँ पे अगर देखें तो 1991 के आसपास यहाँ पे ये ऊपर गया था और वहां पे मार्केट क्रैश हुआ था, आपको पता है। देन साइडवेज हुआ, फिर उसके बाद .com बबल जो था वो 2020 मतलब 2000 में ये फिर ऊपर गया और वहां पे फिर आपका मार्केट क्रैश होने के बाद फिर से नीचे आई है और फिर से आपका मार्केट चला। देन उसके बाद 2008 और 9 यहाँ पे देखोगे तो आप अगर ये जो रेशियो है आप इसको अंडरस्टैंड करना, ये 8 और 9 का है। जब लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ था वहां पे भी ये ऊपर भाग गया था और फिर आपका मार्केट उस टाइम पे क्रैश हुआ था। ये 2020 है कि जहां पे ये ऊपर भाग गया था और मार्केट क्रैश हुआ था। तो ये जो डेटा है ये बहुत एक्यूरेट है, ये बहुत अच्छे से काम करता है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। इसकी वेबसाइट मैंने यहाँ पे आपको दे रखी है, आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देता हूँ, आप वहाँ पे भी जरूर जुड़े रहिए। और यहाँ पे जो मेरे वीडियोस आते हैं उसकी लिंक मैं आपको यहाँ पे जरूर शेयर करता हूँ, तो आप इसको जो है कि जरूर अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, तो ये जो डेटा है आप इसको देखते रहिए। हालांकि इसको हर बार देखने की जरूरत नहीं है, इसको तब देखा करो जब यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऊपर जाने को दिखे, डॉलर इंडेक्स में कहीं बुलिशनेस आने की दिखे। अब आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स आपका थोड़ा सा मतलब एक तरीके से वीक था, बट ये सपोर्ट पे आकर के आ रहा है, तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ये मुझे लगता है। ओके, तो ये भी अंडरस्टैंड करो। अच्छा, डिस्क्लोजर ये है कि मैं ये डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई बाई सेल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आप इसमें अपने ट्रेड अपने हिसाब से करिएगा, ये जस्ट मैं बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पज के लिए। तो ये सपोर्ट के पास से यहाँ पे बाउंस बैक होने की उम्मीद है, तो इस वजह से आपका डॉलर स्ट्रांग होने की उम्मीद है। और अगर डॉलर नहीं रहेगा तो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो कि सेफ हेवन माना जाता है वो तो स्ट्रांग रहने ही वाला है, इसकी वजह से आपका सेलिंग देखने को मिल रही है। ओके, बाकी मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया, आप उसको जरूर देख लीजिए। अब बात करते हैं कल किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो देखो अभी मार्केट बेरिश है और हमने कल भी इसका प्लानिंग किया था। हमारी जो प्लानिंग थी ये थी कि भाई ब्रेकडाउन हो गया अगर सपोर्ट का तो हम सेल करेंगे, बट एकदम से गैप डाउन हो गया था तो यहाँ पे देने इसके बाद यहाँ पे एक सेलिंग आपकी बनती थी। मैंने भी सेल किया था बट उतना ज्यादा मैं कैरी नहीं कर पाया, बिकॉज मतलब मन में वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। दैट इज ओके, बट हाँ प्रॉफिट मिला है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे समझिए कि आपका ट्रेड कहाँ से बनेगा। तो अगेन इसके ये ट्रेंड लाइन देखते हैं, अगर हम यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये ट्रेंड लाइन अगर हम खींच दें तो इस ट्रेंड लाइन के पास से एक बार बाउंस बैक हो सकता है। बाउंस बैक अगर हो गया तो यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट मिल करके थोड़ी सी यहाँ तक हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे चला गया और फिर ऊपर जाकर के रिवर्स हो गया तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। अगेन ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको लेवल दे दूं, मतलब प्राइस सेक्शन का सिस्टम दे दूं। अच्छा, लेवल्स बहुत कम निकलेंगे, प्राइस सेक्शन का ही डेटा मैं दूंगा, बिकॉज लेवल्स जो है ऐसे मामलों में कम काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके नीचे चला जाए और यहाँ पे ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आ जाए तो रिवर्सल पे हम शॉर्ट करेंगे। स्विंग हाई टारगेट रहेगा, स्विंग हाई स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा लगभग 800 का। तो ये पहली प्लानिंग यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लीजिए। दूसरी प्लानिंग क्या है, दूसरी प्लानिंग जो है हमारी सेलिंग करने की है, वो हम सेल करेंगे थोड़ा ऊपर। अगर ऊपर जाकर के डबल टॉप का फॉर्मेशन बने तो हम डबल टॉप के फॉर्मेशन पे शॉर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो आपका डबल टॉप बना, यहाँ पे शॉर्ट करना है, तो इस तरह से डबल टॉप जहां भी बनेगा हम शॉर्ट करेंगे। हमारा उसमें टारगेट जो होगा वो इस स्टॉप लॉस जो कि हाई होगा उसका 2 गुना आपको टारगेट लेके चलना है। तो फिलहाल निफ्टी में ये 2 तरह की प्लानिंग दिखाई दे रही है। मैंने आपको मैसेज नहीं किया टेलीग्राम पे, बिकॉज मैं बेसिकली बिजी हो गया था क्लाइंट्स के पोजीशंस मैनेज करने में, उतना ज्यादा मैं ध्यान नहीं दे पाया, बिकॉज मैं एक ब्रोकर हूं तो मेरे पास उतना टाइम रहता नहीं है कि लाइव मार्केट में मैं अपडेट करूं। बट कल थोड़ा सा सही रहेगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, तो आप उसको जरूर जो है कि देखते रहिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें अगर हम, तो बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें लेवल दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी हमारा जो सेल लेवल है वो है 50,350 है, तो 360 पकड़ लीजिए। वहां से लेकर के 434 है तो 435 तक हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा 490 का होगा और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा मतलब यहाँ पे देखिए अगर हम 50,080 मतलब 50,100 का हो जाएगा। सेकंड टारगेट हो जाएगा 49,950 960 ले लो। ओके, तो यहाँ पे हम पहले टारगेट के लिए ये वाला और दूसरा टारगेट ये वाला हम शॉर्ट कर सकते हैं इस लेवल पे आने के बाद। यहाँ पे भी ठीक वही सेलिंग प्रेशर बनेगा अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाती है तो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये तुरंत गैप डाउन ओपन होकर के ही अगर निकल जाती है तो फिर सेल करना ही है, और अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे आती है ब्रेक डाउन करती है तो फिर तो भी सेल करना है। स्टॉप लॉस स्विंग हाई रहेगा, टारगेट आपका ये डे लो और थोड़ा सा 49,600 का देखने को मिल सकता है। बाई के लिए अभी फिलहाल मना कर दे रहा हूँ, बाई का अगर कुछ बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन रहिएगा। ओके, और इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, थोड़ा सा
चीजें ज्यादा थी बताने के लिए, तो मैं टाइम ज्यादा ले चुका आपका और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बताया, बिकॉज मैं ऑलरेडी वो सब चीजें सिखा चुका हूँ ग्लोबल वाले वीडियो में, तो आप वो देख लीजिए, ये वाली चीजें नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। रही बात सर जी अब हम क्या करें, अपना बेच दें या फिर सेल कर दें, तो उसके बारे में बता दूं को भैया। मैंने जब बेचने को कहा था तब तो आपने बेचा नहीं, अब जब बेचने का टाइम नहीं है, अगर देखा जाए तो खरीदने का टाइम है, तो आप यहाँ पे डर रहे हो, तो ये भी अंडरस्टैंड कर लो। सिंपल एक चीज बताता हूँ, अगर शॉर्ट टर्म की पोजीशन है तो उसको बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे खरीद लेना वापस। अगर अच्छे स्टॉक है, वैल्यूएशन अच्छी है, तो फिर होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। मेरे भी कुछ स्टॉक डाउन है तो बट कोई टेंशन नहीं है, ओवरऑल पोर्टफोलियो ग्रीन है तो उसमें दिक्कत नहीं रहती। बट आप ये समझ लो कि जो अच्छे वैल्यूएशन वाले स्टॉक है उनको होल्ड करना है। अब आप ये सब चीजें खुद पता करो कैसे वैल्यूएशन होती है, मैंने आपको बहुत वीडियोस बना करके सिखा रखा है। फंडामेंटल नहीं आता तो फंडामेंटल वाला वीडियो देखिए, आपको अच्छा अंडरस्टैंड हो जाएगी। फंडामेंटल ये पूरा 4 घंटे का वेबिनार आपके लिए बना के दे रखा है, आप उसको जरूर देखिए, समझ लीजिए। तो पहली प्लानिंग ये है कि आपका जो कैसे ट्रेड करना है, तो जो शॉर्ट टर्म के ट्रेड है एग्जिट कर दो, स्टॉप लॉस ले लो, फिर से उसमें ट्रेड करना। और अगर जो लॉन्ग टर्म के हैं, वैल्यूएशन अगर अच्छी है तो उसको होल्ड करो, और अगर वैल्यूएशन महंगी है तो लॉन्ग टर्म वाले वो भी बेच दो, फिर से नीचे खरीद लोगे, वैल्यूएशन सस्ती मिल जाएगी, ये भी याद रखो। तो ये प्लानिंग है, बाकी लेवल मैंने आपको बता दिया कि कहां से बाइंग स्टार्ट करनी है। सो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।